जैसा कि बजट सत्र चल रहा है 23 तारीख से, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम बजट सत्र में कर्मचारियों का जरूर कुछ होगा, इसमें हमारी जो मांगे हैं वो निकल कर आएंगी। तो इसीलिए हम उनको याद दिलाने के लिए आज बैठक के माध्यम से सरकार को चेताने जा रहे हैं कि सरकार अभी भी हमारी पुरानी पेंशन दे दे, 1.5 साल का एरियर नहीं मिला है वो दे दे, और हमारा 8वां वेतनमान ड्यू है वो दे दे, और 50% मर्जर होने पर वेतन मूल वेतन में जोड़ा जाता है वो दे दे, और हमारे पेंशनर का 5 साल को 5%, जो 60 साल से उम्र से ऊपर हो गए उनको 5%, 65 साल पर फिर 5%, यानी 5% हमारा बढ़ोतरी हो। इस बात का ये लिखा पढ़ी शासनादेश है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस सरकार में कोरोना जैसे पीरियड में कि हमारा जो डीए था वो नहीं दिया, जबकि हमारे बहुत से कर्मचारी शहीद हुए। इसीलिए आज बैठक के माध्यम से सरकार को चेताने का काम करेंगे और 12 तारीख को हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। अभी हम लोग निर्णय कर लेंगे, आपके माध्यम से सूचना जाएगी और 12 तारीख को पुनः हम लोग प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आपके माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से, और प्रेस तो मीडिया हमारा ऐसा है कि मीडिया न रहे तो मैं समझ सकता हूँ कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आप लोगों के बदौलत ये पेट की रोटी मिलेगी, और पेट की रोटी इसलिए जरूरी है, आप समझ जाते हैं 60 साल के बाद आजकल वृद्धाश्रम की में संख्या बढ़ गई है बुजुर्गों की। तमाम माँ बाप ऐसे हैं, माँ बाप बराबर पढ़ाए बच्चों को कर्जा लेके सब बाहर चले गए, अपने बैठ के रोटी सेक रहे हैं। इस तरह की हालत हो गई है, तो बताइए बिना पेंशन के आदमी कैसे जिंदा रहेगा? वो तो पेंशन न मिलने पर ही हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएगा, या तो भयंकर बीमारी हो जाएगी। आजकल तो बीमारी वैसे ही चल रहा है। और हमारे बीमारी में भी जो कैशलेस इलाज है उसको 10 लाख किया जाए, और ओपीडी की भी सुविधा दी जाए। ओपीडी की सुविधा उसमें नहीं है, अगर हम अस्पताल में जाएंगे तो कहने भैया तो पैसा लग जाएगा, तो उस कैशलेस इलाज का क्या फायदा? हम चाहते हैं कि सभी का कैशलेस इलाज ओपीडी सहित पूरा फुल हो, जिससे हमारे कर्मचारियों का इलाज हो, बेहतर हॉस्पिटल दिया जाए। और हमारी जो मांगे हैं वो कोई नई चांद तारा नहीं मांग रहे, हम आपसे वही मांग रहे हैं जिसमें आपसे हमारा पहले का समझौता है। अंग्रेजों ने पेंशन दिया, ब्रिटिश हुकूमत ने पेंशन दिया, आज हमारी राम राज की कही जाती है सरकार है, लेकिन राम राज की सरकार जब तक पेंशन नहीं देगी, राम राज की सरकार हम लोग नहीं मानेंगे। और आने वाले दिनों में पुनः आंदोलन की राह पर सभी कर्मचारी डटेंगे और सरकार का मुकाबला भी करेंगे। सरकार अगर समझती है कि हम दमनात्मक रवैया से हम जो है दबा देंगे, तो कर्मचारी दबेगा नहीं, हम लड़ेंगे, मरेंगे और पुरानी पेंशन सबके लिए देके रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में अभी 2023 से 2005 तक के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया गया है। उनको ऑप्शन दिया गया है कि सेलेक्ट करें ओपीएस में जाना है कि एनपीएस में जाना है। जी जी, तो ये तो बड़ी अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। ये पहल है, इसका तो हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन उससे पहल सबका नहीं है, वो 60,000 कर्मचारियों का है। 60,000 कर्मचारियों का है। एक आंशिक कर्मचारियों को बांटने के लिए 10% में उन्होंने 10% से कम होगा उन्होंने दे दिया, और जज को दिया है इन्होंने। माननीय जज साहब को भी पुरानी पेंशन बहाल हुई भैया, और उसके बाद बाकी सब उनका, यानी जज को मिल गया, उनका दली अभी पेंशन से बेखबर है। अभी आपने जिक्र किया वित्त मंत्री का और वित्त राज्य मंत्री का। जी, विगत दिनों वित्त राज्य मंत्री आपके गोरखपुर से ही हैं। हाँ, वो यहाँ मौजूद थे। आपने उनसे, हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिला, दीपक चौधरी मिले, हम सभी लोगों ने मिला, दिल्ली भी है, दिल्ली। देखिए ये तो हो रहा है, कह रहे हैं कि निश्चित तौर से बजट सत्र में हम कर देंगे, आपकी काफी मांगों को मैं दूंगा। अब आश्वासन है, अब आश्वासन देखा जाए। आप 12 तारीख से आंदोलन की बात कर रहे हैं जी,
तो क्या ये बजट सत्र में जब मांगे पूरी हो जाएंगी तब भी हम 12 को देखिए, सरकार कहती है लेकिन सरकार फिर भूल न जाए, उनको चेतावनी देने के लिए कहना जरूरी है। अगर हम लोग नहीं कहेंगे सरकार फिर टाल जाए तो फिर क्या होगा। देखिए हमारे बीच में राय साहब भी आ गए जो महामंत्री हैं PRKS के, और हम सभी मिलकर केंद्र राज्य मिलके 12 तारीख का प्रदर्शन करेंगे। समय आप बता देंगे राय साहब, और मैं चाहूंगा कि राय साहब का भी केंद्र की तरफ से भी आपका सुनना। हमारा रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, यानी राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी। ये बैठक हमारी जो है कि पुरानी पेंशन बहाली का जो मामला चल रहा है, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए, ये अनवरत हमारा आज से नहीं, जब से पुरानी पेंशन नई पेंशन लागू की तब से धीरे धीरे गति को तेज किया गया। इस गोरखपुर में चूंकि इसका पुरानी पेंशन बहाली के इस पर जो NJCA का बना था, उसके संयोजक हम थे, हमारे रुपेश जी और हमारे सब लोग हमारे पदाधिकारी थे। इस पर आज बैठक किया गया। जो बजट है, जो भी और भी सरकार बनी है कि हम लोगों का पुरानी पेंशन पूर्णतः लागू किया जाए। अभी जो ये मामला हमारा सेंट्रल में जो 2004 का मामला था, जिसका नोटिफिकेशन 2000 पहले हुआ था, उन लोगों को पेंशन में मान लिया गया, उन लोगों को ऑप्शन दे करके कि आप पत्र दे करके उनको मान लिया गया। स्टेट का नहीं हुआ था, स्टेट का नहीं हुआ था कि जो 2004 के पहले जिसका नौकरी में जो फार्म भरे थे और जो उसका ये था, तो स्टेट का भी अभी आदेश हो गया है। लेकिन उससे हमारा कोई, उसमें केवल कुछ लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि जो फार्म भरे होंगे उन्हीं लोगों का फायदा हुआ है। पूर्णतः फायदा तब होगा जब पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, तभी पूर्णतः फायदा ये होगा पूरे देश में। हम लोग पूरे देश को, चूंकि हम लोग रेलवे से हम लोगों का संगठन जो है इंटक ILO ITF से पूरे वर्ल्ड में है, इस नाते हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया गया हम लोगों ने, लेकिन प्रदर्शन करने के बाद भूख हड़ताल किया गया। रोजाना यहाँ गोरखपुर में हमारे सब स्टेट के और सेंट्रल के मिल करके लोग प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल किए। अखबारों में मीडिया का, पूरे भारतवर्ष में केवल गोरखपुर की मीडिया के लोगों ने और चैनल के लोगों ने और छोटे बड़े अखबारों ने उठाया। दिल्ली में इतनी बड़ी मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई मीडिया ने नहीं उठाया, केवल छोटे चैनलों ने उठाया था। लेकिन गोरखपुर में मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सही बातों को, मजदूरों के बातों को, गरीबों की बातों को मीडिया के लोगों ने गोरखपुर में उठाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सारे संगठन के लोग मिल करके, स्टेट और केंद्र के सभी लोग मिल करके इस लड़ाई का अंजाम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। हमारे भाई रुपेश जी जो है दिन रात सोने बैठने नहीं देते हैं, रात दिन यही एक है, पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। और हम लोगों का भी यही कार्यक्रम है, जितने लोग हमारे आए हैं, शिक्षा विभाग से आए हैं, हॉस्पिटल से आए हैं, हमारे अशोक पांडे जी जो हमारे ज्योति जी हमारे हैं और जोशी भी है, और हमारे अमीन संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे आज शुक्ला जी प्रदेश, हमारे बीच में सौभाग्य की बात बनारस के मोदी जी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के, और हमारे ऑल इंडिया के जोनल सेक्रेटरी रमेश मिश्रा जी भी उपस्थित हैं आज गोरखपुर में। इन्होंने बहुत ही धारदार तरीके से गोरखपुर में लड़ाई, वहाँ बनारस में लड़ाई लड़ा है। इस नाते हम लोग इस आज की मीटिंग में यही आह्वान करते हैं कि बजट में, संसद में, पार्लियामेंट के जो मीटिंग होती है उसमें हमारे पार्लियामेंट के मेंबरों ने अब उठाना शुरू किया है कि हमारा कुछ पार्लियामेंट के मेंबरों ने उठाया है। इस नाते पुरानी पेंशन बहाल करना आवश्यक है, ये जरूरी है, नहीं तो आज हमारी खत्म की है, उनकी भी बारी आएगी, जो 5 है वो घटता नजर आएगा। और हमारा चूंकि हम लोग का फेडरेशन जो भी ऊपर का निर्देश देता है, चाहे 12 को हो, चाहे 15 को हो, चाहे 13 को हो, चाहे जो भी होगा, उसको हम लोग निर्देश का पालन करते हैं, उसके हिसाब से कार्यक्रम करते हैं, और पालन के हिसाब से जो हम लोग को जेन्युइन लगता है कर्मचारियों की मांग को, वो हम लोग स्वयं भी लोकल स्तर पर उठाते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे पर गोरखपुर स्टेट के लोग और सेंटर के लोग हम लोग उठाते हैं, और हम लोग लड़ते रहेंगे हमेशा। पुरानी पेंशन बहाली तक हम लोग की लड़ाई और जंग जारी रहेगा। जय हिंद। मैं विनोद राय, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ महामंत्री, NFIR का सहायक महामंत्री, NFIR नई दिल्ली हूँ। कहना चाहूंगा कि हमारे महामंत्री डॉक्टर M राघवैया साहब ने सबसे पहला नोट कैबिनेट फाइनेंस सेक्रेटरी को दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे के जो कार्य है कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और रेलवे एम्प्लॉय किस तरह से काम करता है, इसलिए वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम का होना चाहिए। एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन स्कीम नॉन कंट्रीब्यूटरी प्लान है,
न्यू पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूटरी प्लान है। दोनों में बेसिक अंतर ये है कि एक जगह आप कंट्रीब्यूशन देते हैं 40% और 60% का जो रेशियो बाद में आता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो कंट्रीब्यूटरी प्लान है। दूसरी बात, पुरानी पेंशन स्कीम सिक्योर करती है पूरे लाइफ को, आपकी लाइफ, जो एम्प्लॉई है उसकी लाइफ को, उसकी विडो को, उसके अपंग बच्चों को, उसके डाइवोर्स बेटियों को वो सुरक्षित करती है। न्यू पेंशन स्कीम में 40% 60% का रेशियो है। जब आप रिटायर हुए आपको दे दिया और उसके बाद जब तक आप हैं तब तक आपको मिला, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलना है। तो ये बेसिक अंतर है। हमारे यहाँ क्या है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपने जो दिया 50% लास्ट पे ड्रान का 50% आपको मिलता है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। वहां पर वही 60 और 40 का रेशियो है। जब आप इसमें देते हैं 50% लास्ट पे ड्रान, वो भी 15 साल के बाद वो फिर जुड़ जाता है, वो 50% को पहुंच जाता है। ऐसा इसमें इसके अंतर्गत न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं है। ये बेसिक डिफरेंसेज हैं। इसलिए रेल एम्प्लॉई हो, चाहे सिविल का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई एम्प्लॉई सरकार में कार्य करता है, उसको सुरक्षात्मक, उसके परिवार को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम आना चाहिए। रह गई बात हमारा फेडरेशन, ऑलवेज 2 कैबिनेट फाइनेंस की मिनिस्ट्री में गया, दोनों कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्ट्री में डॉक्टर राघोइया ने बहुत डिटेल के अंतर्गत ये दिया है कि क्यों और किन कारणों से एक एम्प्लॉई जो अपनी पूरी सेवाएं देता है उसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। फेडरेशन का ही प्रयास रहा कि आपका 2005 तक का ये सफलता मिली फाइनेंस का कि यदि दिसंबर 31, 2003 के पहले आपका अपॉइंटमेंट हुआ हो, नोटिफिकेशन जारी हुआ हो या मेडिकल हो गया हो, ऐसी परिस्थितियों में आपको वो लाभ मिलेगा, जिसी के तहत 2005 तक का आपको बेनिफिट मिला है। अगर ऑप्शनल है ना, उसमें तो चॉइस है ना कि आप एनपीएस में जाना चाहते हैं या ओपीएस में। वो एम्प्लॉई कोई भी एम्प्लॉई एनपीएफ में जाना नहीं चाहता। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑप्शन है ना। वो ऑप्शन तो दिया हुआ है, इनकम टैक्स में दिया है कि आप पुराने स्लैब में आप दे सकते हैं और न्यू स्लैब में दे सकते हैं। ये तो विकल्प है, जिसमें आप जाना चाहें और जिस रूप में जाना चाहें। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया केंद्र में। आपके संगठन का या जो ये एनपीएस खत्म करने की मांग या ओपीएस बहाली की शुरू हुई तो 2014 में, 10 साल का गैप नहीं। 2004 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन उस एग्रीमेंट में सम्मिलित नहीं था जिसके लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया। आप ऑन रिकॉर्ड आप कहीं पर भी देख सकते हैं, हमारे डॉक्टर राघोइया या प्रेसिडेंट साहब उसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं। एक उमराव मल पुरोहित जी जो AIRF के तत्कालीन अध्यक्ष थे, इस वक्त नहीं है, वो उसके ट्रस्टी थे। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने जब से ये लागू किया है तब से उसका विरोध कर रही है। 2014 में जहां तक सवाल है, खड़गे साहब रेल मंत्री थे, डॉक्टर राघोइया साहब के प्रयास से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद फिर मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार जब आई तो उसमें भी सुरेश प्रभु साहब जो रेल मंत्री थे, उन्होंने भी ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ये बताया कि न्यू पेंशन स्कीम हार्मफुल है रेल एम्प्लॉई को के लिए, क्योंकि वो उसी तरीके से काम करता है जैसे मिलिट्री पर्सनल्स करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। चांस की बात है कि नहीं हो पाया और आज तक वो सफलता नहीं मिली। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 फाइनेंस सेक्रेटरी की मीटिंग्स हो चुकी है जिसमें डॉक्टर राघोइया साहब ने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने पूरी परिस्थितियों को रखा है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का सहयोग, साथियों का सहयोग
स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की सरकार के कर्मचारी हो, उनसे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, लेंगे, प्राप्त करेंगे और अपने आने वाले कल को सुरक्षित करेंगे। रमेश मिश्रा मेरा नाम है। किस पद पे? मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ PRKF का और जोनल सेक्रेटरी हूँ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे। थैंक यू।